हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो दिल्ली 2015 में आ चुका है और इसमें दिया हुआ है कि क्वालिटी फैक्टर जो है एक रेजोनेंस कंडीशन में इन एलसीआर सर्किट क्या होता है, डिफाइन करना है और इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना, क्वालिटी फैक्टर, इसको डिफाइन किया जाता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो एलसीआर सर्किट में एल लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे स्लैश लगा के कैपेसिटर भी लिख सकते हैं। कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वोल्टेज अप्लाइड। ये जो रेशो होता है, इस रेशो को कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर। अब मैं यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूं तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को मैं लिख सकता हूं आई आर एम एस इंटू एक्सएल, या फिर इसको आई नॉट इंटू एक्सएल भी लिखा जा सकता था। तो नीचे भी हम आई नॉट इंटू समथिंग एल्स लिखते। डिवाइडेड बाय कितना वोल्टेज अप्लाई किया है। हम जानते हैं कि क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और आपका इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज बचता है वो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस से आई आर एम एस चला गया और ये आपके पास बनता है एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल अपॉन आर जो है आपको यहाँ पे मिलता है और इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। इसको कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक, इसको एक्सी अपॉन आर भी लिख सकते हैं बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे XC अपॉन आर भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। और क्वालिटी फैक्टर जो है इसका यूनिट जो है वो होता है कुछ नहीं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये आपके पास ये भी ओम में है, ये भी ओम में है, ओम से ओम कट जाता है। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट इसका नहीं। ठीक बात, समझ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि पावर फैक्टर आपको दिया हुआ है, एसी सर्किट का पावर फैक्टर 0.5 है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में आपको फेज का डिफरेंस बताना है। तो मैं आपको बताऊं ये कि वोल्टेज मान लीजिए ऐसे है और करंट इस तरीके से है, दोनों के बीच में एंगल जो है फाई के बराबर। तो इस फाई को, फेज एंगल को का जो कॉस होता है, कॉस वाला रेशो कॉस फाई, इसे ही कहा जाता है पावर फैक्टर। और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.5। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री के बराबर, और या इसे π/3 कहा जा सकता है। और यही जो एंगल है इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। ठीक बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक कैपेसिटर रिएक्टेंस आपको डिफाइन करना है और इसकी एसआई यूनिट भी आपको लिखनी है। तो कैपेसिटर रिएक्टेंस, ये जो क्वांटिटी है, इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर इन AC circuit is called कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है। इसका सिंबल होता है एक्सएल, और एक्सएल को लिखा जाता है, एक्सएल को बताइए XC, सॉरी कैपेसिटिव है तो XC लिखेंगे, तो इंडक्टिव होता तो XL लिखते। तो XC इज इक्वल टू 1/ωc के बराबर होता है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाइड वोल्टेज या सप्लाई, और C जो है वो कैपेसिटेंस है हमारा, और इसकी यूनिट जो होती है वो SI यूनिट होती है ओम। SI यूनिट इज ओम। ठीक, याद रखेंगे कि एक रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया जाता है। ठीक,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा, ओमेगा और किसके साथ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स सी वर्सेस ओमेगा का ग्राफ आपको बनाना है। तो यहां हम लिखेंगे कि वी नो दैट एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो हमें इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स सी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। सी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कैपेसिटर की फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस 1 अपॉन सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और एक्स सी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसी इक्वेशन है, तो कह सकता हूं कि हेंस गिवन ग्राफ given graph will be a rectangular hyperbola तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देंगे। ओमेगा एक्स एक्सिस पे है, एक्स सी यहाँ पे है, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है एक्स सी और ओमेगा के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि why is the use of AC voltage is preferred over the DC voltage? Give 2 reason। तो 2 रीज़न ये हैं कि AC को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू DC। पहला रीज़न ये है कि इसमें जब ट्रांसमिशन करते हैं AC का तो हीट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वेरी लेस heat dissipation in transmission over long distances तो पहला इसका ये है कि फ़ायदा कि जब लॉन्ग डिस्टेंसेस में इसका ट्रांसमिशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एसी को प्रेफर इसलिए किया जाता है बिकॉज इसमें हीट लॉस जो है वो बहुत कम होता है। ठीक, तो दूसरा हमारा रीज़न ये है कि एसी जो करंट है, एसी जो सप्लाई है, उसे काफ़ी आसानी से अप और डाउन वोल्ट किया जा सकता है। यानी कि उसको हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से उसका वोल्टेज और करंट को आसानी से कम ज़्यादा किया जा सकता है। It can easily be stepped up or stepped down with the help of transformers, तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से एसी को प्रेफर किया जाता है ओवर द डीसी। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया जाता है एक इंडक्टर के अक्रॉस, और आपको बताना है कि ग्राफ कैसा होगा वोल्टेज और करंट के बीच में। वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ जो है टाइम के साथ आपको बताना है ओवर 1 साइकिल। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L के बराबर है। इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक AC सप्लाई से। तो हम ये मान लें कि यदि AC सप्लाई का जो सप्लाइड वोल्टेज है वो V0 साइन ओमेगा t है। यदि मान लेते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो करंट इस सर्किट में, करंट इस इंडक्टर में कितना फ्लो होगा, तो बता सकते हैं कि I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, थ्योरी पार्ट में समझा चुके हैं कि जो करंट होता है वो लैग करता है एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एंगल पाई बाई 2, और यहाँ पाई बाई 2 से लैग करता है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज करंट लैग्स
बाय 90 डिग्री बाय पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज। वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। अब इन दोनों का हमें ग्राफ बनाना है बस। तो यहाँ पे यदि मैं वोल्टेज का ग्राफ तो आसानी से बना सकता हूँ। ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास वोल्टेज है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। जैसा साइन का ग्राफ होता है वैसा ही ये ग्राफ होने वाला है। इस तरीके से एक साइकिल का ही हमें बनाना था, तो इस तरीके से जो है ग्राफ बन रहा होगा। और इसकी पीक वैल्यू जो है वो पीक वैल्यू आप दिखा सकते हैं V0 के बराबर होने वाली है। ये इसकी पीक वैल्यू है और यहाँ पे भी इसकी नेगेटिव माइनस V0 आपको दिखाना होगा, माइनस V0। अब ये ग्राफ कैसे बनाएं कि I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो हम जानते हैं कि जब इनपुट में से कुछ चीज माइनस की जाती है तो पूरा ग्राफ जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये पूरा ग्राफ जो है 90 डिग्री से हमें शिफ्ट करना है। 90 डिग्री का मतलब है कि इतना पार्ट जो है हमें आगे बढ़ा देना है। तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है, ये यहाँ होगा, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको ये मिलने वाला है, लाइक दिस। इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा करंट का। ये करंट का ग्राफ है, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। और ये वोल्टेज का ग्राफ है। करंट की की एक्सट्रीम जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं कितनी होगी, V0 अपॉन XL के बराबर। V0 अपॉन XL के बराबर जो है ये करंट एम्पलीट्यूड होने वाला है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। ठीक, यहाँ पे I0 क्या है, here I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, XL के बराबर। ठीक है, हो सकता है V0 से ज़्यादा हो सकता है V0 से कम भी हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पीक वैल्यू आपको दे रखी है। AC में EMF की पीक वैल्यू E0 है। आपको बताना है पहले पार्ट में इसकी RMS वैल्यू। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं RMS वैल्यू। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इस NCERT का या CBSE में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे AC का मतलब होता है कि एक साइनोसॉइडल करंट है। ठीक है, कोई और वैसे AC करंट का मतलब तो कोई और भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ मानना है कि साइन या कॉस का ही फंक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ मान लें कि V की जो वैल्यू है या E की जो वैल्यू है, EMF जो है वो है आपके पास E0 सम साइन का फंक्शन साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और इसकी RMS वैल्यू का आपको याद रखना चाहिए कि ERMS जो होता है वो हमेशा पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं, वी नो दैट RMS वैल्यू ऑफ करंट, साइनोसॉइडल करंट और साइनोसॉइडल वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट स्लैश वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। ये RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है फॉर वन साइकिल। ये तो हमारा पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट की बात करें, एवरेज वैल्यू आपसे पूछी गई है, एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यदि ये एक बहुत ही चिंदी सवाल है, 1 या 1.5 मार्क्स का है पूरा, तो यानी कि 0.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि एवरेज ऑफ EMF, ब्रैकेट में लिखेंगे साइनोसॉइडल, ओवर वन साइकिल, ओवर अ साइकिल इज इक्वल टू जीरो, यदि ये बहुत ही कम मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन यदि ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको ये डेरिवेशन करना होगा। आपको लिखना होगा कि एवरेज ऑफ EMF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E dt फ्रॉम 0 से कैपिटल T, एक साइकिल में, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt 0 से कैपिटल T। अब आपको यहाँ पे EMF की जो इक्वेशन आपने एज्यूम की थी, साइनोसॉइडल फंक्शन, वो यहाँ पे लिखना होगा आपको E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई dt 0 से लेके कैपिटल T, और T की वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा ना, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt क्या बन जाएगा आपके पास, T बन जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से आंसर 0 आपको मिलेगा। इसका आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कि साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और ये ओमेगा टी में से ओमेगा जो है ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 1/ओमेगा आगे लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन मिलने वाला है
एक बार मैं दिखा देता हूँ करके, इज इक्वल टू 1/t, ये तो यहीं रहेगा, ऊपर E0 रहेगा, और यहाँ से ओमेगा 1/ओमेगा नीचे आ जाएगा 1/ओमेगा, और यहाँ मिलेगा आपको माइनस में कॉस ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ 0 से लेके 2π/ओमेगा जो है आप लिमिट लगा दीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि करंट फ्लो होता है एक प्योर इंडक्टर में से, थ्रू अ प्योर इंडक्टर ऑफ 2 मिली हेनरी, ये इसका इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी, एंड आई की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 15 cos 300t, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, एंड सेकेंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक, तो ये सवाल है काफी कम मार्क्स का, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम यहां लिखेंगे वी नो दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, करंट की जो वैल्यू है वो आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट होता है, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट। पहले तो फॉर्मूला लिख के आए 2-3 तरीके से, वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, और फिर आप लिखेंगे आई नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ऑफ करंट। इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपको मिल जाएगा कि आई नॉट की जो वैल्यू है वो 15 के बराबर है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय रूट 2। ये हुआ आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। यदि ये आपसे पूछा जाता है बहुत ही कम मार्क्स का क्वेश्चन, एक से कम का, ठीक है, तब ये जवाब हमको देना है। और यही क्वेश्चन यदि आपसे ज़्यादा मार्क्स का पूछ लिया जाता है तो आरएमएस का आपको डेरिवेशन भी करना पड़ सकता है। आरएमएस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी वैल्यू का आरएमएस आपको निकालना है, जैसे करंट का आरएमएस वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको लिखना होगा आई रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन का अंडर रूट, ये जो है होता है आरएमएस करंट। ठीक, तो ये आपको सॉल्व करना होगा एक्सप्रेशन, तब जाके आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, और फॉर्मूले से आप फिर आंसर जो है लिख के आएंगे। तो ये हुआ पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की बात करें, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल के लिए आपके पास साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, दोनों को साइनोसॉइडल कहते हैं। तो उसमें एक साइकिल में जो है के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट में एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट ओवर वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो 0 हमारा आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है एक रिएक्टिव एलिमेंट है इन एसी सर्किट causes the current flowing to lead in the phase by pi/2 and to lag in phase, करंट को लैग करवाता है pi/2 से with respect to applied voltage, identify the element in each case। ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए, आपको ये याद होना चाहिए फैक्ट कि ऐसा सर्किट जिसमें करंट लीड करता है pi/2 से, इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में क्या है, आपके पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है एक एसी सप्लाई से, एक एसी सप्लाई से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो इस तरीके से जो है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। वोल्टेज और करंट में जो फेज़ का डिफरेंस होता है वो pi/2 का होता है। वोल्टेज पीछे रहता है फेज़ में, करंट आगे रहता है। तो ये डायग्राम, ये फेज़र डायग्राम आप बना के आ सकते हैं कि वोल्टेज ऐसे और करंट ऐसे। करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब हमारा रिएक्टिव एलिमेंट शुड बी कैपेसिटर। और दूसरे पार्ट में बात करें
कि हमारा जो करंट है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री से π/2 से, तो इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा सर्किट कुछ ऐसा होगा कि ये इंडक्टर और यहाँ पे एक AC सप्लाई है, तो हमारा ये जो वोल्टेज है वो ऐसे होगा और करंट है वो लैग करेगा π/2 से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट रिएक्टिव एलिमेंट विल बी इंडक्टर जो है हमारा रिएक्टिव एलिमेंट इस केस में होने वाला है।